नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलोअप लेकर मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे आपको जनता रिपोर्टर। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा पूरी तरीके से हो चुका है, लेकिन पंजशीर अब भी ऐसा इलाका है जहां पर तालिबान घुसने से कतराता है। लेकिन खबरों की माने तो तालिबान का कहना है कि उसने पंजशीर पर भी कब्जा कर लिया है, लेकिन जो तालिबानी लड़के हैं और उनकी तरफ से पूरी तरीके से उम्मीदें यही जताई जा रही कि उन्होंने पंजशीर पर कब्जा किया है। लेकिन नॉर्दर्न अलायंस और अहमद के जो लड़के हैं उनकी तरफ से यही कहा गया कि पंजशीर अब भी पूरी तरीके से सुरक्षित है, वो तालिबान के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के गठन के ऐलान से एक दिन पहले शुक्रवार को तालिबान ने बड़ा दावा किया। उसने पंजशीर पर भी कब्जा करने का दावा किया। तालिबान सूत्रों के हवाले से समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने कहा कि तालिबान ने अब पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा करने का दावा किया है। तालिबान ने कहा है कि अब पंजशीर हमारे नियंत्रण में है। पंजशीर पर कब्जे के बाद काबुल में तालिबानी लड़ाकों ने खुशी जताते हुए आसमान में फायरिंग भी की। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद तालिबान का कश्मीरी मुसलमानों को लेकर एक बेहद ही बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें तालिबान की तरफ से कहा गया है कि हमारे पास कश्मीरी मुसलमानों की चिंता करने का अधिकार है। वहीं तालिबान के इस बयान के बाद हिंदुस्तान में उसकी कड़ी निंदा की जा रही है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की तरफ से ये कहा गया है कि तालिबान हिंदुस्तान के मुसलमानों की चिंता करना छोड़ दे, क्योंकि ना तो हिंदुस्तान के मुसलमानों पर किसी भी प्रकार का अत्याचार किया जाता है, ना ही यहाँ पर मस्जिदों के अंदर लोगों को गोलियों से भूना जाता है, और ना ही यहाँ स्कूलों में लड़कियों के हाथ पैर बांधकर उन्हें काट दिया जाता है। तो तालिबान के इस बयान की भारत में कड़ी निंदा की जा रही है। तो कश्मीरी मुसलमानों पर टिप्पणी के बाद केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तालिबान को उसकी ही भाषा में जवाब दिया है। नकवी ने कहा है कि भारत में मस्जिद से नमाज अदा करके निकलने वाले मुसलमानों को गोली नहीं मारी जाती है, उनके हाथ पैर नहीं काटे जाते हैं, और ना ही यहाँ लड़कियों को स्कूल जाने से रोका जाता है। आपको बता दें कि तालिबान ने कश्मीरी मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान दिया था, जिसमें तालिबान की तरफ से कहा गया था कि उसे कश्मीर में रहने वाले मुसलमानों की आवाज उठाने का हक है। पैरा ओलंपिक में भारत के खिलाड़ियों का सर्वश्रेष्ठ और शानदार प्रदर्शन रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पैरा ओलंपिक में भाग लेने वाले तमाम खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि मेडल टैली में भारत का शानदार प्रदर्शन अब तक का रहा है, और ऐसे में हरियाणा के खिलाड़ियों ने भी शानदार परफॉर्म किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के गोल्ड मेडल और सिल्वर और ब्रॉन्ज जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने भी तमाम खिलाड़ियों को बधाई दी है। संदीप सिंह ने कहा है कि हरियाणा सरकार पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए भी जल्द खिलाड़ी सम्मान समारोह का आयोजन करेगी। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के खिलाड़ियों का शानदार और जानदार खेल लगातार जारी है। दरअसल शनिवार को भारत के खाते में 4 मेडल और जुड़ गए, जिसमें 2 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 1 कांस्य मेडल शामिल हैं। इस तरह भारत के कुल मेडल की संख्या 17 हो गई है, जिसमें 4 गोल्ड मेडल शामिल हैं। तो वहीं 9 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ मीटिंग भी करेंगे, बातचीत करेंगे। इस साल पैरालंपिक में पहली बार खेले जा रहे बैडमिंटन में प्रमोद भगत ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है। ब्रिटेन के डैनियल बैथेल को उन्होंने फाइनल में एक तरफा अंदाज में हरा दिया। आपको बता दें कि यह भारत का टोक्यो पैरालंपिक खेलों का दूसरा और कुल चौथा गोल्ड था। जिस वक्त प्रमोद भगत गोल्ड मेडल के लिए भिड़ रहे थे, उसी दौरान उनके भाई और दूसरे कोर्ट में मनोज भी अपना जादू बिखेर रहे थे। उन्होंने कांस्य मेडल जीता है। इससे पहले शूटर मनीष नरवाल और सिंहराज ने मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 इवेंट में मेडल जीतते हुए इतिहास रचा। मनीष ने जहां गोल्ड मेडल पर निशाना साधा, तो वहीं सिंहराज दूसरे नंबर पर रहे, और इस तरह भारत के नाम अब कुल 17 पदक आ चुके हैं। 4 गोल्ड, 7 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। तो वहीं पैरालंपिक में हिस्सा लेने वाले, मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को पीएम मोदी ने बधाई दी है। इसके साथ ही वो उनसे मुलाकात भी करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक 9 सितंबर को ये मुलाकात पीएम मोदी की इन खिलाड़ियों के साथ होगी। पैरा ओलंपिक में जिले के गांव आदित्यनगर निवासी हरविंदर सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक हासिल किया है। उनके इस कांस्य पदक के बाद देश के प्रधानमंत्री ने जहां उनको फोन कर बधाई दी है, वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी उनको ट्वीट कर बधाई दी है।
अगर कैथल के उपायुक्त की बात करें तो कैथल के उपायुक्त ने भी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर उनको बधाई दी है। बता दें कि इस तीरंदाज ने अपना सफर 2012 में शुरू किया था। उन्होंने एक दीपिका नाम की तीरंदाज थी, उनसे प्रेरणा लेकर इस खेल को शुरू किया था। उसके बाद यूएस के एक मैट नाम के खिलाड़ी थे जिनके दोनों हाथ नहीं थे, उनसे भी इनको काफ़ी प्रेरणा मिली और अब इन खिलाड़ी का एक ही लक्ष्य है कि ये देश के लिए गोल्ड मेडल हासिल कर सकें। किसी भी देश के खिलाड़ी के लिए वह सबसे खुशी का लम्हा होता है जब उस देश का खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपने खेल में सफलता प्राप्त करता है और पोडियम पर खड़ा हो मेडल पहनता है। यही खुशी का मौका दिया है देश के 2 युवा खिलाड़ियों ने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फरीदाबाद के ही रहने वाले 2 युवा खिलाड़ियों की, जिन्होंने पैरा ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देशवासियों का सिर फक्र से ऊंचा कर दिया है। फरीदाबाद के ही रहने वाले मनीष नरवाल ने जहां शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है, तो वहीं फरीदाबाद के बल्लभगढ़ शहर से संबंध रखने वाले सिंगराज सिंह अधाना ने इसी खेल में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है, जिसके चलते इन दोनों युवा खिलाड़ियों के घरों में खुशी का माहौल है। पूरे गांव में लड्डू बांटे जा रहे हैं, परिवार के सदस्य नाच गाकर खुशियां मना रहे हैं। दोनों के घरों में बधाइयां देने वालों का तांता लगा हुआ है। बल्लभगढ़ के ही रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी अनमोल जैन के बाद मनीष नरवाल सिंगराज सिंह अधाना की शूटिंग में मेडल जीतने के बाद कुश्ती हॉकी का प्रदेश माने जाने वाले हरियाणा में हरियाणा सरकार की तरफ से ग्रामीण क्षेत्रों में शूटिंग के इस खेल को कितना बढ़ावा मिलता है, यह देखने वाली बात होगी। टोक्यो में ओलंपिक में अपना परचम लहराने वाले हरियाणा के खिलाड़ी अब पैरा ओलंपिक में भी हरियाणा का नाम रोशन कर रहे हैं। इसी कड़ी में फरीदाबाद के मनीष नरवाल ने पैरा ओलंपिक 50 मीटर शूटिंग स्पर्धा में देश को गोल्ड मेडल दिलाया है और देश का नाम रोशन किया है। मनीष नरवाल की इस उपलब्धि से पूरा देश गौरवान्वित है। वहीं फरीदाबाद में उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने जहां ट्वीट करके मनीष नरवाल और उनके परिजनों को बधाई दी है, वहीं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और विधायक राजेश नागर स्वयं परिजनों को मिठाई खिलाने और उनका जो है आभार जताने की उन्होंने इस तरह का बेटा देश को दिया है जो देश का नाम खेलों में रोशन कर रहा है, उन्हें बधाई देने के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी मनीष की इस उपलब्धि पर उनका हौसला बढ़ाया है और सरकार की तरफ से 6 करोड़ रुपए देने की बात कही है। मनीष की इस उपलब्धि से उसका सारा परिवार जहाँ गौरवान्वित है, वहीं आपको बता दें कि मनीष के भाई बहन भी जो है वो शूटिंग करते हैं और विभिन्न प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं। मनीष नरवाल की इस उपलब्धि से पूरे फरीदाबाद में जश्न का माहौल बना हुआ है। नई शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने के लिए 5 सितंबर से 17 सितंबर तक शिक्षक पर्व मनाया जाएगा। साथ ही शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कोरोना स्थिति होने के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुरस्कार देंगे। वहीं पीएम मोदी 7 सितंबर को सुबह 11 बजे शिक्षकों और छात्रों और शिक्षा से जुड़े विभिन्न पक्षों को संबोधित करेंगे। साथ ही स्कूल विभाग के शिक्षा के 5 पहलुओं को भी शुरुआत करेंगे। शिक्षा मंत्रालय शिक्षकों के अमूल्य योगदान को मान्यता देने और नई शिक्षा नीति 2020 को आगे बढ़ाने के लिए 5 से 17 सितंबर के बीच शिक्षक पर्व मनाया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि राष्ट्रपति कोविंद 5 सितंबर को शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार कोरोना स्थिति के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देंगे। उन्होंने कहा कि 2021 के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया के बाद जिला राज्य स्तरीय चयन किया गया। पुरस्कार प्राप्त करने वाले 44,000 शिक्षकों में हर एक की वृत्त चित्र फिल्म दिखाई जाएगी। पीएम मोदी 7 सितंबर को सुबह 11 बजे इन शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों से और शिक्षा से जुड़े विभिन्न पक्षों को संबोधित करेंगे। साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग के 5 पहलों की भी शुरुआत करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का विधानसभा पहुंचने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। दरअसल चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की तीनों सीटों पर उपचुनाव के लिए हरी झंडी दे दी है। दरअसल तीनों सीटों पर 30 सितंबर को उपचुनाव होंगे, जिसमें भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी चुनाव मैदान में उतरेंगी। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से चुनाव मैदान में थी, जिसमें उन्हें बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से हार का सामना करना पड़ा था।
टीएमसी के विधायक दल ने ममता को सीएम चुना था। उनके पास राज्य की किसी भी सीट से चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचने के लिए 6 महीने का समय है और ऐसा ना होने पर उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना भी पड़ सकता था। तृणमूल नेता सोवन देव चट्टोपाध्याय भवानीपुर सीट से चुनाव जीते थे, लेकिन बाद में उन्हें इस्तीफा दे दिया था। ममता बनर्जी के सीट से ही चुनावी मैदान में उतरने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में ममता बनर्जी के लिए मौका मिल गया है। उपचुनाव के नतीजे 3 अक्टूबर को आएंगे। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शिमला स्थित राज्य सचिवालय में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की और सभी मंत्री इसमें मौजूद रहे। इसके साथ ही कई अहम निर्णय भी इस बैठक में लिए गए, जिसमें से अहम यह है कि कोविड-19 को लेकर एक समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में सीधे तौर पर यह कहा गया कि अभी हालात कोरोना से सामान्य नहीं हुए हैं, लिहाजा स्कूलों को अभी बंद रखा जाए। फिलहाल 10 दिन और अभी स्कूल बंद रहेंगे, इस पर निर्णय लिया गया है। लेकिन इसके साथ ही बंदिशें पहले की तरह ही वैसी ही रहेंगी। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 6 सितंबर को होने वाला वर्चुअल माध्यम से जो संबोधन होना है, राज्य स्तरीय समारोह जो है वो राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ शिमला में होगा। इसके साथ ही सभी विधानसभा क्षेत्रों में 2-2 स्क्रीन लगाई जाएंगी और इस कार्यक्रम को एक पर्व की तरह मनाया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में इस बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि जो पुराने पद हैं, कई विभागों में पद जो हैं वो खाली चल रहे हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी भरा जाना चाहिए। इसको लेकर सहमति यहाँ पर जो है वो बनाई गई है। इसके साथ ही कैबिनेट सब कमेटी जो है वो भी बनाई गई है, जो 4 लेन विस्थापित होंगे, यानी कि 4 लेन निर्माण के तहत आने वाले जो भूमि अधिग्रहण है, अब किस तरह से उन्हें जो है वो लिया जाएगा, इस पर जो बाहरी राज्यों के मॉडल हैं उनकी भी स्टडी की जाएगी। इसके साथ ही ये भी माना गया कि अभी कोरोना से हालात सामान्य होंगे, उस पर पूरी नजर रहेगी और जल्द ही इसके ऊपर कोई बड़े निर्णय अगली कैबिनेट की बैठक में लिए जा सकते हैं। आरबीआई ने नियमों के उल्लंघन को लेकर 52 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, जिसके तहत मुंबई के बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक पर 52 लाख रुपए और सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें कि आरबीआई बैंक ने ग्राहकों को आश्वासन दिया है कि जुर्माना लगाने से ग्राहकों को इन्वेस्ट करने में कोई असर नहीं होगा। आरबीआई ने बैंक नियमों के उल्लंघन को लेकर 2 बैंकों पर 52 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, जिसके तहत मुंबई के बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक पर 50 लाख तो वहीं केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड पर भी 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने बैंक ग्राहकों को आश्वस्त किया है कि बैंकों पर जुर्माना लगाए जाने से ग्राहकों के इन्वेस्टमेंट पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा। लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में वैक्सीनेशन की दोनों डोज लग जाने के बाद कुल 246 स्वास्थ्य कर्मियों की जांच हुई। जांच के बाद मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट आई, जिसमें यह बताया गया कि 97% वैक्सीनेशन असरदार है और 4 महीने बाद भी इस वैक्सीनेशन का पूरा असर है। 8 से 8 सितंबर तक लखनऊ सहित 11 जिलों के लोगों के लिए खून के सैंपल लिए जाएंगे। लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके कुल 246 स्वास्थ्य कर्मियों की जांच भी हुई है। जांच के बाद लखनऊ मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें लिखा है कि वैक्सीनेशन के 4 महीने बाद भी वैक्सीन का प्रभाव असरदार है। वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद 97% सेफ रहने का दावा भी किया गया। इस वक्त मैं भारतीय सेना की ये जो भारतीय सेना की आखिरी यहाँ पोस्ट है और उसके बाद पाकिस्तान का इलाका यहाँ पे शुरू हो जाता है। मैं इस समय पूंछ के डटोच गांव में खड़ा हूँ। ये भारतीय का आखिरी गांव है और यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे बिजली का जो है पोल्स यहाँ पे लगे हैं और यहाँ पर ट्रांसफार्मर जो है वो लगाया गया है। आज पहली बार इन लोगों को बिजली देखने को इस इलाके में मिली है, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर ना तो बिजली थी ना ही मोबाइल टावर था। यहाँ पे अब मोबाइल भी जो है वो शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आज पूरा भारत जो है वो डिजिटल इंडिया की बातें कर रहा है। यहाँ पर पढ़ाई जो है कोरोना महामारी की वजह से यहाँ पर ऑनलाइन शुरू हुई है और ऑनलाइन बच्चों को पढ़ने में भी काफ़ी दिक्कत आती थी। अब यहाँ मोबाइल टावर लगने के बाद यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चों को काफ़ी जो दिक्कत थी वो हल हो जाएगी और यहाँ पर अब लोग जो है वो बिजली भी देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे यहाँ पे जो पोल यहाँ पे लगाया गया है वहाँ पर बिजली जो है वो भी उसको भी इंस्टॉलमेंट आज कर दिया गया है और आज से इस गाँव के लोग जो हैं वो बिजली देख पाएंगे। जब
जब हमने गांव के लोगों से बातचीत की तो गांव के लोगों ने साफ कहा कि आज से पहले हमारे पास ना तो बिजली थी और ना ही कोई कम्युनिकेशन होता था। जब भी यहाँ पे सीज फायर होता था, वो भारत पाकिस्तान के बीच में यहाँ पे गोलाबारी शुरू होती थी, उस गोलाबारी के दौरान यहाँ पे कम्युनिकेशन ना होने की वजह से यहाँ पर एम्बुलेंस भी समय पर नहीं पहुँचती थी और ना ही यहाँ पर कोई सरकारी ऑफिसर आता था। आज पहली बार यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पुंछ जो है वो यहाँ पर आए हैं, SSP उनके साथ में थे। एक पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का काफिला जो था यहाँ पर आया और भारतीय सेना के ऑफिसर भी यहाँ पर मौजूद थे और लोगों ने अपनी मांगे भी उनके समक्ष जो है वो रखी हैं। लोगों ने ये कहा है कि यहाँ पर सड़कों की हालत बदतर है, उस सड़कों को भी यहाँ पे बनाया जाए और उसके बाद यहाँ पर जो मेडिकल की फैसिलिटी है वो भी यहाँ पर कम है, उस मेडिकल की फैसिलिटी भी यहाँ पर दी जाए। तो लोगों ने अपनी मांगे भी उनके सामने रखी है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उनकी मांगे जो है वो पूरी की जाएंगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये भारत का आखिरी गांव है और इस आखिरी गांव के बाद पाकिस्तान का सरहद जो है वो शुरू हो जाती है। हरियाणा प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत वह रोहतक में पहुंचे हैं और रोहतक में सबसे पहले वो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के फैकल्टी हाउस में पहुंचे हैं। फैकल्टी हाउस में MDU प्रशासन और जिला प्रशासन के तहत उनका भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद फिर बंडारू दत्तात्रेय ने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के कई डिपार्टमेंटों का निरीक्षण किया। सबसे पहले वो जियोलॉजी विभाग में पहुंचे और जियोलॉजी विभाग का निरीक्षण करने के बाद वो साइकोलॉजी विभाग में पहुंचे और उसके बाद स्वराज सदन के बाद वो खेल विभाग में पहुंचे। खेल विभाग में उन्होंने प्रदेश के खिलाड़ियों की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश के खिलाड़ियों ने खेल में अच्छा योगदान दिया है और ऐसे खिलाड़ी उत्पन्न हो जो कि और भी देश और प्रदेश का नाम रोशन करे। उन्होंने कहा कि कई कार्यक्रम हैं, 2 दिवसीय कार्यक्रम है और आज जो है 7 से 8 शाम को वह सांस्कृतिक कार्यक्रम कल्चर कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के बाद एकाएक पूर्व संसदीय सचिव रामपाल माजरा के निवास स्थान पर पहुंचे। दोनों नेताओं की लगभग 3 घंटे तक बातचीत हुई और 3 घंटे की बातचीत में दोनों नेताओं ने खुलासा नहीं किया है कि उनकी ये मीटिंग राजनीतिक थी या पारिवारिक थी। हालांकि इस मीटिंग ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी जींद के अंदर इनेलो की रैली में रामपाल माजरा की घर वापसी हो सकती है। नेहरू युवा केंद्र नारनौल द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिए आज रैली निकाली जानी है। ये नेहरू युवा केंद्र के बच्चे हैं। जिला उपायुक्त निवास स्थान पर पिछले 1 घंटे से यहाँ खड़े हैं। जिला उपायुक्त को यहाँ पर हरी झंडी दिखानी थी, लेकिन बार बार आग्रह करने के बाद भी अभी तक जिला उपायुक्त हरी झंडी दिखाने के लिए यहाँ नहीं पहुँचे। मैं दिखाना चाहूँगा, जिला उपायुक्त निवास है ये। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए यहाँ पर जिला उपायुक्त महोदय को हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना करना था, लेकिन 1 घंटा बीतने के बाद भी जिला उपायुक्त अभी तक नहीं पहुँच पाए। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की दिल्ली से आ रही है। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज हैं। दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंच चुके हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। हरियाणा भवन पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दिल्ली दौरा है और जहां वो कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। दिल्ली से रविवार को रेवाड़ी आएंगे मुख्यमंत्री। दिल्ली से रविवार को रेवाड़ी वो आएंगे। तो दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, और अभी जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक हरियाणा भवन मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंच चुके हैं, जहां वो कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। यानी कि अपने दिल्ली दौरे के दौरान कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का है। और दिल्ली से रविवार यानी कि कल रेवाड़ी आएंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं इस वक्त की मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दिल्ली दौरे को लेकर। जानकारी यह है कि हरियाणा भवन मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंच चुके हैं और बताया जा रहा है कि अपने इस दिल्ली दौरे के दौरान वो कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें जो कि हिसार से आ रही है। हिसार से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां युवती ने युवक पर किया है एसिड अटैक। युवती ने युवक पर किया है एसिड अटैक, यह बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। और इसके चलते युवक का सीना और हाथ झुलस गए। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर हालत में इस युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक से शादी के लिए ये युवती अड़ी हुई थी, उससे जिद कर रही थी।
बताया जा रहा है कि सूर्यनगर का ये मामला है और इस पूरे मामले की जांच में पुलिस भी जुट चुकी है। तो एक युवती ने एक युवक पर एसिड अटैक किया, तेजाब फेंका उसके ऊपर। तेजाब से इस युवक का पूरा सीना और हाथ झुलस चुका है, जिसके बाद गंभीर हालत में इस युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। कहा यह जा रहा है कि युवक से शादी के लिए ये युवती अड़ी हुई थी, उससे जिद कर रही थी। सूर्यनगर का ये मामला है। अब इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। तो एक तरफा प्यार में आप कह सकते हैं कि इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, जहां पर एक युवती की ओर से एक युवक के ऊपर उसके सीने और उसके हाथ पर ये एसिड अटैक किया गया है, तेजाब फेंका गया है, जिसमें वो पूरी तरह से झुलस गया है, जिसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।